नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं सुमित शुक्ला और आप सभी का ढेर सारा स्वागत है एनसीईआरटी की इस क्लास में। आज पहली क्लास है, यानी कि एज ए इंट्रोडक्टरी क्लास। और हम लोग थोड़ा सा तकनीकी समस्याओं से उलझ रहे थे। यही वजह है कि 4 बजे की क्लास को 4:30 बजे करना पड़ा। खैर, हमारी टीम ने उसे सुधार लिया और कई बार क्लास होनी भी है या नहीं। अच्छा अच्छा, पलक गुप्ता, क्लास ऐसा ही हो ही नहीं सकता कि ना हो। कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। कहते हैं कि ये जो विज्ञान और तकनीकी है, इसने जीवन को सरल बनाया। अच्छी बात है, लेकिन कई बार उस सरलता के पीछे कोई कष्ट, कुछ ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं जिनको हमें हल करना पड़ता है। तो और संयोग से पहली ही क्लास में ये मुश्किल थी। तो खैर, पहली क्लास में जब मुश्किल हो जाती है तो ऐसा आगे चल करके बेहतर होता है। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि भारत का एक संस्थान है जिसे हम इसरो कहते हैं, है ना। और इसरो हमारे यहाँ जो स्पेस संबंधी गतिविधियां हैं उनको लेकर के आगे बढ़ाता है। इसरो की सबसे बड़ी खासियत रही है, या एक तरीके से संयोग रहा है, कि जितनी भी उड़ानें हुई हैं, पहली उड़ानें, वो सारी असफल हुई हैं। और जिसे हम इसरो कहते हैं, है ना। और मजे की बात बताऊं कि उसके बाद जितनी भी उड़ानें हुई, सारी सफल रही हैं। वो चाहे एसएलवी की पहली उड़ान हो, फेल। और चाहे वो पीएसएलवी की पहली उड़ान हो, फेल। जीएसएलवी की तो न जाने कितनी उड़ानें फेल। लेकिन उसके बाद जब इसरो कम बैक किया तो मान के चला कि बहुत शानदार रहा। तो ये इत्तेफाक है, संयोग है, बस इतनी ही कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, इंग्लिश में भी टर्म यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे, है ना। हम बायलिंगुअल ही लेकर के चलेंगे इस पूरे कार्यक्रम को, निश्चिंत रहिएगा। और दूसरी बड़ी बात कि एनसीईआरटी की इस कक्षा में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। और हमारी आपकी जो यात्रा है वो काफ़ी दीर्घकालिक होने वाली है। दीर्घकालिक का आशय है कि हम एनसीईआरटी को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आपको हम पढ़ना सिखाएंगे, कैसे एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान की एनसीईआरटी पढ़ने के क्या तरीके होने चाहिए, और यूपीएससी तथा राज्य स्तर की परीक्षाओं के लिए इसे हम कैसे तैयार करें। बिल्कुल, ये तमाम बातें हम आज समझाएंगे, बातचीत भी करेंगे। आपके कमेंट मेरे तक आने शुरू हो गए हैं, लगभग लगभग उन पर हम चर्चा परिचर्चा लेकर के चल रहे हैं। क्लास नहीं चल रहा है, क्लास चल रहा है। एक बार आप रिज्वाइन हो जाइए तो बेहतरीन होगा, है ना। यूट्यूब पर आओ सभी, वहाँ क्लास चल रहा है। अच्छा, यूट्यूब पर भी चल रहा है क्या? नहीं, यूट्यूब पे नहीं चल रहा है ना। तो ये क्लास केवल एप्लीकेशन पर आधारित है। तो एक बार आप जिनको नहीं दिख रही वो दोबारा रिज्वाइन कर लें, है ना। कई बार ऐसा होता है कि टाइमिंग शेड्यूल चेंज करने पर आपको रिज्वाइन करना पड़ता है। तो चलिए, आज की जो क्लास है वो केवल इंट्रोडक्शन बेस्ड है, और हम एक बार चर्चा करेंगे कि वास्तव में किस आधार पर इसे पढ़ा जाना चाहिए, सवाल कैसे बनते हैं, तमाम तमाम बातें। गुड इवनिंग, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। सर की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं हो रहा भाई। अ, सर, मैं सैड हो गई थी कि लाइव क्लास नहीं हो पाएगा। अब ठीक है, हाँ, अच्छी बात है। मैं भी काफ़ी दुखी था कि आपसे मैं जुड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन उन दुखी में आप देख रहे हैं कि केजीएस की तरफ से तकनीकी टीम बहुत तेज़ी से काम की। और आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएचयू। स्वागत है भाई, सभी का ढेर सारा स्वागत है। आप चाहे बीएचयू से हो, या आप हो डीयू से, या आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हो, हर जगह से आपका स्वागत है। या आप बिहार में पटना यूनिवर्सिटी से हो, तभी आपका स्वागत है। हर तरह से, है ना। और उम्मीद है कि आप सभी नवांकुर होंगे और एक नई कलिकाएं होंगी जो एक तरीके से इस पूरी कहानी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का यहाँ पर स्वागत तो है ही, साथ ही साथ यहाँ से एक बहुत बड़ा आपको मैसेज भी है कि जिस धारा में आप आगे आए हैं, एनसीईआरटी की धारा में, ये वाकई काफ़ी कुछ बदलने वाली है, आपके बेसिक्स को मजबूत करने वाली है। तो आज हम कुछ बात करेंगे कि भूमिका क्या है हमारी, और किस आधार पर इस पूरी परिचर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मैं आपको अगर आपने छोटी वीडियोस देखी हो यूट्यूब पर, तो मैंने कहा था कि एनसीईआरटी जो है वाकई में बेस है, एक तरीके से हमारा वो आधार है जिसे हम नींव के तौर पर जानते हैं। यानी कि एक ऐसी नींव जो हमारी तैयारी में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो उसी के साथ हम कवर करेंगे आपके कार्यक्रम को, और एक बुलंद इमारत यहाँ से हम स्थापित करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आप चाहे 2025 में एग्ज़ाम दें, या 2026 में दें, या 24 में दें, हर तरह से आपकी एनसीईआरटी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। हमारा उद्देश्य विज्ञान और तकनीकी को सिखाना है। तो सबसे 3 बड़ी बातें मैं बताता हूँ एनसीईआरटी में, आई थिंक आपने सुना भी होगा कि जब आप यहाँ पर आ गए हैं तो आप तैयारी से
पहली की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, अपना बेस दोबारा मजबूत कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, प्रभावकारी तैयारी, यानी कि आप भावार्थ को समझ जाएंगे और मूलभूत सिद्धांतों को समझ जाएंगे, क्योंकि भावार्थ और मूलभूत सिद्धांतों को जब आप समझेंगे तभी आप मुख्य परीक्षा में सही उत्तर लेखन कर पाएंगे, है ना। तो उन दोनों कहानियों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में हम ये भी नजर डालेंगे कि आखिर आईएएस की परीक्षा हो या पीसीएस की परीक्षा हो, इन दोनों परीक्षाओं में सवाल जो आते हैं उनका लिंकअप एनसीईआरटी से कैसे होता है, और हम आपको तरीके भी बताएंगे कौन सी किताब खरीदनी है, कैसे खरीदनी, किस आधार पर खरीदनी है। तो दोस्तों, गेटवे है आपकी तैयारी का, सिविल सर्विसेज का, जिसे हम एनसीईआरटी मानते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स प्ले अ बिग रोल in Union Public Service Commission examination and State Public Service Commission examination, that is NCERT books from class 6 to class 12, यानी कि 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी हैं वो considered essential in these examination in form of the foundation while preparation in general studies। जब आप जीएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये बहुत बड़ा रोल निभाती हैं, वो चाहे पूरे भारत की तैयारी का मामला हो तब भी। दोनों भाई पलक गुप्ता, हम का लिखा है, उर्दू में थोड़ी लिखा है पलक गुप्ता, अंग्रेजी तो लिखिए ना बेटा। तो आप इस पूर्वाग्रह से वापस आ जाइए कि हिंदी में ही क्लास चलेगी, आपकी दोनों भाषाओं का उपयोग होगा। दूसरी बड़ी बात कि हम चर्चा करेंगे हिंदी में और हम नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देंगे, ठीक है। निश्चिंत रहिए। शिवानी चौधरी है ना, हमारे साथ दोनों प्रकार के अभ्यर्थी हैं, हिंदी में भी हैं और अंग्रेजी में भी है। स्लाइड नहीं शो हो रहा है, होगा। 6 to 8 एनसीईआरटी की बुक से काम चल जाएगा। सारे सवालों का जवाब आज का मूवीज हम दे लेंगे आपके साथ, है ना। कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, किस आधार पर कवर होंगे, सब कुछ देखेंगे, है ना। परंतु थोड़ा समय देंगे तभी तो हम बताएंगे ना आपको। तो अभी सुनिए और सुन करके आत्मसात करिए। कुछ तरीके हैं, कुछ आपको मटेरियल्स लेने होंगे बाजार से, उनको बताऊंगा, वो तमाम बातें हम कवर करेंगे। और अच्छी तरीके से सुनिए, आराम से, एक अच्छे श्रोता बनिए। एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनने से सबसे बड़ी जो खासियत है उसकी यही है कि आप एक अच्छे श्रोता बन जाइए, तो आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के लगभग लगभग सारे जो गुण हैं वो आपके सम्मुख आ जाएंगे। हाँ, बुक लेना पड़ेगा। अब देखो, किताबें कुछ कहना चाहती हैं और वो आपके पास रहना चाहती हैं। तो जब किताबें खुद करें कि मुझे अभ्यर्थियों के साथ रहना है, तो मेरे हिसाब से मैं ये कह दूं कि आप एनसीईआरटी की किताबें ना लीजिए, तो ये सरासर नाइंसाफी होगी उन किताबों के साथ, आपकी उस तैयारी के साथ। तो आप कोशिश करें कि पुस्तकें जरूर खरीदें, हमें पढ़ें, तो दोनों तरीके से हम कवर अप कर लेंगे, है ना। सर वॉइस प्रॉब्लम है, नहीं आई थिंक सही है। अभी माइक से साउंड आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल, जुड़ने के लिए बिल्कुल स्वागत है। सब्जेक्ट पढ़ाएंगे साइंस टेक में एक एक करके। हाँ, सारा कुछ हम प्लान कर लेते हैं, निश्चिंत रहिए, सारी बातें करेंगे, सब कुछ बताएंगे, तो धैर्य रखिएगा, है ना। तो हम अगर चर्चा करें कि अपने विषय को लेकर के विज्ञान में क्या पढ़ना है, किस आधार पर पढ़ना है, तो देखिए, जब आप एनसीईआरटी की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं तो आप, हो सकता है यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, या हो सकता है आप यूपी पीसीएस की परीक्षा में शामिल हों, या बीपीएससी में शामिल हो रहे हों, अथवा आप एमपी पीसीएस की परीक्षा को कवर कर रहे हों, या हो सकता है आप उत्तराखंड की परीक्षा को कवर कर रहे हो, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को, या राजस्थान पर आधारित आरएएस कवर कर रहे हो, या आप सीडीएस की परीक्षा, या आप एनडीए की परीक्षा कवर कर रहे हो, यानी कि जो आयोग कराता है, यानी कि यूपीएससी का आयोग कराता है उसे, अथवा स्टेट का जो पीएससी है वो कराते हैं। इन दोनों परीक्षाओं को अगर आप कवर कर रहे हैं तो ये एनसीईआरटी एप्लीकेबल है, प्रॉफिटेबल है आपके लिए। हाँ, अगर आप झारखंड पीएससी में, जेपीएससी में आप कवर कर रहे हैं, या आप वेस्ट बंगाल पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, तो भी ये एनसीईआरटी फुली एप्लीकेबल है। तो कहने का आशय है कि मल्टी टैलेंटेड और मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर आधारित यह कार्यक्रम है, यानी कि एनसीईआरटी बैच इज अ मल्टीपर्पज बैच। आप इससे न केवल राज्य स्तर की परीक्षाओं को कवर देंगे, बल्कि आप इससे यूपीएससी, यानी कि आप यूपीएससी में आईएएस और पीसीएस जैसी परीक्षाओं, और यूपीएससी में एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं को भी कवर देंगे, है ना। तो ये पूरी कहानी है। अब इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए फॉर्मेट बनाए हैं कि कैसे एक आईएएस और पीसीएस का व्यक्ति जो यहाँ पर तैयारी करने आया है, बिल्कुल झारखंड के साथ साथ सीजीपीएससी भी
यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मैं नहीं लिखा इसके लिए धन्यवाद, है ना। एसएससी के लिए, एसएससी नहीं लिख रहा हूँ इसलिए कि एसएससी तो हो ही जाएगा ऐसे ही। हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब इसके अलावा बहुत मारेंगे, है ना, ज़्यादा मत लिखो, इतना हो गया। इसके अलावा कवर समझ गए कि कहाँ पे ये काम आएगी। तो ये कुल हमारा उद्देश्य है ना। लेवल आईएएस ही रहेगा, लेवल एनसीईआरटी रहेगा, कोई आईएएस लेवल नहीं रहेगा। जो एनसीईआरटी में लिखा है हूबहू वही बात मैं करूँगा, थोड़ा सा अपडेट करूँगा। अगर एनसीईआरटी अपडेट करने की आवश्यकता होगी तो एनसीईआरटी में ही सब शामिल हो जाते हैं, है ना। कोई लेबल ओबल इसमें नहीं होता, निश्चिंत रहो, ज्ञानी मत बनो ज़्यादा। तो सबसे पहले विज्ञान की कौन सी शाखा पढ़ाएंगे, धैर्य रखिए, सारी शाखा बताएंगे, है ना। तो ये हमारा प्लान है विज्ञान को पढ़ाने का। तो हम लोग ये चर्चा करेंगे कि भाई विज्ञान की एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाए। एक तो आपने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ी होगी, है ना। वो एनसीईआरटी अलग एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका था, यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा, है ना। बहुत मार मारेंगे, कोनो करम मैथ भी पढ़ाओगे, क्यों पढ़ाएंगे मैथ, मैथ पढ़ाता है जीएस में। चलिए, तो ये पुस्तकें आपके सामने हैं। आई थिंक आपने इन पुस्तकों को कभी न कभी देखा होगा कि इस तरह की किताबें आपको बाजार से मिलेगी। मैं आपको सलाह दूंगा कि किताबें जरूर खरीद लीजिएगा। आसपास कोई मार्केट बाजार होगी तो वहां से मिल जाएगी, या अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाइए और यहाँ पर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड है, यानी कि कोई पैसा इसमें नहीं लगेगा। आप बड़ी आसानी से इसका एक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो कोई इसमें अलग कहानी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, आप 3 हिस्से में किताबें खरीद सकते हैं। पहला, आप 6 से लेकर के 8 तक, कितनी, 6 से लेकर 8 तक इसे खरीदिएगा, एनसीईआरटी, है ना, साइंस की, विज्ञान की। दूसरा, आप 9th और 10th, कितना, 9th और 10th की लीजिएगा आप। हाँ, आप 11th और 12th की मत लीजिएगा, है ना। 11th और 12th हम आपको, चूंकि सारी पढ़नी नहीं होती, इसे नहीं लेना है। आपको 9th और 10th लेनी है और 6 to 8 लेनी है ना। आपके पास अगर है तो बहुत शानदार बात है, नहीं है तो कहीं से आप खरीद सकते हैं, या आपको मैंने तरीका बता दिया कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट से ही साइंस समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से आएगा, हम प्रयास करेंगे। जी सर, डाउनलोड कर रखिए, अच्छी बात है। तो इस तरह से कहानी है कि आपको 6 से 8 तक खरीदनी है, 9 से 10 लेनी है, क्योंकि हम सामान्य विज्ञान पढ़ते हैं, इसमें मान के चलो कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये सामान्य विज्ञान बहुत आसान है। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको खरीदनी नहीं है। ये मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ा दूंगा, इसका नोट्स दे करके, कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। सारे टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, या पूरी एनसीईआरटी के सारे टॉपिक नहीं पढ़ने होते हैं, कुछ कुछ का ही पढ़ना होता है। अब सवाल आता है कि कौन सी लें, बायोलॉजी लें कि फिजिक्स लें, केमिस्ट्री लें। मैं आपको बता दूं कि क्लास 6 की एक ही बुक आती है ना, 7th की एक बुक आती है, 8th की एक बुक आती है, 9th की एक बुक आती है, और 10th की भी क्या होती है, एक बुक आती है। तो टोटल कितनी बुक हो जाएगी, 5 बुक हो जाएंगी आपके पास। यानी इन्हीं में शामिल है बायोलॉजी भी, इसी में शामिल है फिजिक्स भी, इसी में शामिल है केमिस्ट्री भी। अलग से हमें किताबें नहीं लेनी है। फिर से ध्यान देना, जैसे आप अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी लेने जा रहे हैं, है ना, अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी आप खरीद लिए, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो बुक है, इसी में आपको बायोलॉजी भी कुछ टॉपिक दिए गए हैं, कुछ टॉपिक इसी में आपको फिजिक्स के भी मिलेंगे, कुछ टॉपिक इसी में आपको केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे, है ना, और कुछ टॉपिक इसी में आपको एनवायरनमेंट के भी मिल जाएंगे। यानी कि आप मान के चलो कि एक ही पुस्तक में सभी टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो क्लास 6 की केवल आपको एक बुक पढ़नी है और इसी में सारा कुछ समाहित है। यही सेम तरीका क्लास 7 का है, यही सेम तरीका क्लास 8 का है, क्लास 9 का है और क्लास 10th का है। तो 6 से लेकर के 10 तक की जो एनसीईआरटी है, इसे हमें प्रॉपर पढ़ना होता है ना, और आसान तरीके से समझना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद 11th और 12th, जब आप 11th और 12th की एनसीईआरटी देखते हैं तो इसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक, कैसे, तो यहाँ से ध्यान देना, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने होते हैं, सारे नहीं पढ़ने होते। कारण कि ये 9th और 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत ही ब्रॉड एनसीईआरटी हो जाती है।
जो कि एक तरीके से अंदर तक ले जाती है, जो हमें यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किताबें क्लियर हुई। कक्षा 6 की यानी क्लास 6 की एक एनसीईआरटी लेनी है बुक। आप मांगोगे दुकान पे तो मिल जाएगा, या आप डाउनलोड करोगे तो भी मिल जाएगा, जिसमें हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा कुछ शामिल कर लेते हैं। 7th में, 8th में, 9th में, 10th में भी आपको लगभग यही मिल जाएगा। ठीक, यानी कि एक ही बुक में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी शामिल है। दूसरी बड़ी बात कि आप कौन सी लें, या हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैसे इसे पढ़ना है इसको ध्यान रखिएगा, या हम लोग कैसे क्लास को लेकर के चलेंगे। अब सोचो, जब हम यूपीएससी की तैयारी करने आ गए हैं, या जब हम राज्य स्तरित आधारित जो पीएससी है इनकी तैयारी करने आ गए हैं, तो हमें जीएस पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज का अध्ययन करना होता है ना। अब यहाँ पर कोई ऐसा स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है कि आप ज्योग्राफी के महारथी हैं तो ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे, या आप साइंस के ही जानकार हैं तो ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा कोई यहाँ पर मसला नहीं है। आपको लगभग सभी विषयों का एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, यही महत्वपूर्ण है। हाँ, पीडीएफ मिलेगा, आ रहे हैं, नई पुरानी पे भी आ रहे हैं। तो सामान्य अध्ययन में कुल 5 सामान्य अध्ययन होते हैं। पहला होता है आपको इतिहास यानी कि हिस्ट्री, है ना। तो इतिहास की एनसीईआरटी जब आप मास्टर साहब मिलेंगे आपको तो वो पढ़ाएंगे। इसके अलावा दूसरा होता है भूगोल। तो भूगोल की भी एनसीईआरटी आती है, जब वो चलेगी तो आपको पता दिया जाएगा कौन सी पढ़नी है। तीसरा, राज्य व्यवस्था की भी एनसीईआरटी होती है, जब सर आएंगे तो आपको पॉलिटी की एनसीईआरटी समझाएंगे। तीसरा, अर्थव्यवस्था की भी एनसीईआरटी होती है, और जब सर आएंगे तो आपको बताएंगे किस क्लास तक आपको पढ़नी है ना, यानी कि इकोनॉमी की। और सबसे लास्ट में, यानी कि जिस कार्यक्रम को मैं आपके साथ आयोजित कर रहा हूं वो है विज्ञान की। तो विज्ञान की भी एनसीईआरटी होती है ना, जिसे हम साइंस कहते हैं, जनरल साइंस। तो ये एनसीईआरटी आप हमारे साथ डील कर रहे हैं। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि विज्ञान में कुल 3 तरह के विज्ञान हमारे यहाँ पूछे जाते हैं। अभी आप सभी क्या करें कि एक नोट बना लें अपनी कॉपी में, और उसके आधार पर ही कवर करें। केजीएस यूजर के प्लीज है, केजीएस भैया। इतिहास के बाद हिस्ट्री लिखा नहीं है, भूगोल के बाद ज्योग्राफी लिखा नहीं है, राज्य व्यवस्था के बाद पॉलिटी नहीं लिखा है। कहाँ से आते हो, है ना। उसके बदियम तो साइंस लिख रहे हैं ना। यही तो होता है ना बाइलिंगुअल का मतलब क्या हुआ। अब आप ये उम्मीद करोगे मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूं तो हिंदी वाले घबरा जाएंगे, और आप इतने योग्य हो कि आप इसे क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, है ना। समझाऊंगा हिंदी में ही, लिखते समय नोट्स हम देंगे अंग्रेजी में, पढ़ाते समय हम टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में यूज करेंगे। इसी को बोलते हैं बाइलिंगुअल, है ना। समझना, किसी प्रकाशन की किताबें नहीं चलेंगी, केवल सरकारी जो किताबें आती हैं वही चलेंगी। समझिए केजीएस यूजर भैया, या सभी अंग्रेजी महात्माओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम दोनों भाषाओं का पूरा उपयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, बगल में हुई भी हैं। ऐसी कोई मानसिकता बना के मत आना कि मेरा उद्देश्य ही यही है कि मुझे अंग्रेजी ही बोलना है। हम जानते हैं कि आप बहुत बड़े अंग्रेजी जानकार हो, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं कि आप क्लास में लिख के टिक से निकल लो। तो ध्यान रखिए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए हम सदुपयोग करें सारी चीज़ों का। हिंदी में समझाएंगे, अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, नोट्स जो होंगे यानी कि यहाँ पर पीछे जो लगा होगा वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपकी टेंडेंसी यही है कि मुझे यही कहना है कि मैं तो अंग्रेज मैन हूँ, मुझे अंग्रेजी चाहिए, तो फिर आप लिखिए, स्वागत है आपका, है ना। मैं प्रिपेयर हूँ, यहाँ पे जो भी अध्यापक है वो फुली प्रिपेयर्ड है, कैसे कवर करना है, किस आधार पर है, क्या बात करनी है, सब कुछ बताना है ना। तो पहली क्लास को शानदार तरीके से सुनिए, इसे नोट करते चलिए। मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ, और वो सारी बातें मैं आपको समझाता रहूंगा जो एग्जाम के लिए प्रॉफिटेबल होंगी, काम चल जाए, ठीक है। चलिए, तो इस विज्ञान में जब हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो साइंस में 3 साइंस होता है। एक होता है, ध्यान रखना, जब आप साइंस पढ़ते हैं 3 होता है। एक होता है बायोलॉजी, है ना, और दूसरा होता है फिजिक्स, और तीसरा होता है केमिस्ट्री। यानी कि तीनों का आपको अध्ययन करना होता है। तीनों के अध्ययन के साथ ही साथ आप जनरल साइंस को कवर कर पाएंगे। क्या कवर कर पाएंगे? जनरल साइंस को। तो अब इन तीनों को
पढ़ने के लिए ही हमने एक किताब उठाई जिसका नाम था क्या, एनसीईआरटी था। इस बात को समझना, हमने एक तरीके से बायोलॉजी पढ़ने का प्रयास किया, फिजिक्स पढ़ने का प्रयास किया। देखो, और एनसीईआरटी से थोड़ा सा ये अलग है, कारण कि जैसे इतिहास में तो इतिहास ही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि इसमें बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग है। वैसे भूगोल तो भूगोल है, लेकिन विज्ञान में क्या है कि विज्ञान 3 हिस्सों में बटा हुआ है। किसमें? बायो में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। और हमें तीनों पढ़ना है, ठीक। तो क्लास वाइज टीच करिएगा, हाँ हम सब बताएंगे। हम जो डिजाइन आपको दे रहे हैं उसी डिजाइन पर ध्यान रखना, उसी डिजाइन पर आपको चलना है, ठीक। आमतौर पर ये डिजाइन अभी आप तक आप ना तो सोची होगी और ना ही आपको इस तरह का डिजाइन अभी मिला होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पढ़नी है। तो धैर्य रखिएगा, उसी डिजाइन को अनुपालित करेंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे, उसी को हमें फॉलो करना है, ठीक। तो हमें ट्राई करना है कि बायोलॉजी कवर हो जाए, हमें ट्राई करना है कि फिजिक्स कवर हो जाए, हमें ट्राई करना है कि केमिस्ट्री कवर हो जाए। तो हमारा और आपका दोनों का एनसीईआरटी पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो हम सभी एनसीईआरटी पढ़ने इसलिए आए हैं कि इस एनसीईआरटी को पढ़ करके हम क्या कर लें, इस एनसीईआरटी को पढ़ के हम यूपीएससी जैसा एग्जाम कवर कर लें। इस एनसीईआरटी को पढ़ के हम यूपी पीसीएस या बीपीएससी जैसा, अथवा मान के चलना कि अदर जो इससे जुड़े हुए एग्जाम है, इनको हमारा एक तरीके से तैयार हो जाए और इसे हम सेलेक्ट कर जाएं। उद्देश्य हमारा यही है इस एनसीईआरटी को पढ़ने का। और कोई उद्देश्य है तो बता दीजिएगा। हाल फिलहाल यही उद्देश्य है आपके पास। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में साइंस की एनसीईआरटी हमारे पास जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक। कितनी? क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की एनसीईआरटी, ये 1 to ऑल पढ़नी होती है। कुछ टॉपिक 11th और 12th के पढ़ने हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसी क्लास 6 से लेकर के 12th तक इसी में बायो भी पढ़ना है हमें, है ना। इसी में हमें फिजिक्स भी कवर करना है और इसी में हमें केमिस्ट्री भी कवर करनी है। ध्यान देना कि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, आपने शायद किताब आपके पास होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी देर बाद आप किताब उठाइएगा। जैसे मान के चलो कि मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक उठाता हूं। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में जैसे मान के चलो लेसन 1 है, लेसन 2 है, लेसन 3 है, लेसन 4 है। तो लेसन 1 2 बायो से है, किसका है? बायो का है। लेसन 3 4 आपको मिल जाएगा फिजिक्स का, किसका मिल जाएगा? फिजिक्स का। आगे चल के आप लेसन जैसे 5 पे पहुंचेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं ऐसा, तो आपको केमिस्ट्री मिल जाएगी। यानी कि एक ही किताब में फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, मिक्स है, इकोलॉजी भी इसी में है, सारी मिक्स है। तो अच्छा, इसको करेंगे क्या कि मान के चलो कि अभी हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, कल 7 की पढ़ लेंगे, परसों 8 की पढ़ लेंगे, नरसों 9 की पढ़ेंगे, फिर 10 की पढ़ेंगे। इस तरह से हम कवर करते रहेंगे। लेकिन ये तरीका अच्छा तरीका नहीं होता है। इससे क्या होगा कि आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज भी आएगा, लेकिन एक तरफ आप नॉलेज गेन करते रहेंगे और दूसरी तरफ आप नॉलेज को एक तरीके से लेफ्ट करते रहेंगे, उसे छोड़ते रहेंगे, कारण कि हम एक तरीके से सही ढर्रे पर नहीं जा पा रहे हैं। तरीका क्या होना चाहिए उसको समझिएगा। तरीका ये होना चाहिए कि हमें पहले एनसीईआरटी में बायोलॉजी कवर करनी है। क्या कवर करनी है? बायोलॉजी। बायोलॉजी वो चाहे क्लास 6 में हो, क्लास 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, जितने भी चैप्टर बायोलॉजी के हैं उन सभी चैप्टर को हम क्या करें? पढ़ डालें। उसके बाद फिर 6 से 10 तक जितना फिजिक्स का चैप्टर है उसको पढ़ डालें। इसके बाद फिर 6 से 10 तक के जितने केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनको पढ़ डालें। तो एक साथ बायोलॉजी कवर हुई, थोड़ी देर बाद फिजिक्स कवर हुई और फिर केमिस्ट्री कवर हुई। यानी हमें किताबों में खेलना है, किताबों को क्या करना है? बांटना है कि कौन सा बायोलॉजी का चैप्टर है, कौन सा फिजिक्स का चैप्टर है और कौन सा केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो हम क्या करेंगे कि पहले आपके लिए मान के चलो कि हम बायो की शुरुआत करेंगे, है ना, कि जो बायोलॉजी है, क्योंकि हमने कहा कि हम केवल पास होने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञानी बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारा अब बायोलॉजी में क्लास 6 का जो बायोलॉजी का चैप्टर है उसे देखना है।
क्लास 7th का जो बायोलॉजी का चैप्टर उसे देख लेना है, क्लास 8th के में जो बायोलॉजी के चैप्टर है, 9th में जो बायोलॉजी के चैप्टर हैं, 10th में जो बायोलॉजी के चैप्टर हैं, इन्हें देख लेने हैं। आपके लिए होमवर्क है एक, है ना। और होमवर्क ये है कि आज जाना, किताबें तो होगी इसलिए मैंने कहा किताबें लेनी चाहिए, एक बुक का टोटल लिंक अप होना चाहिए प्लीज। हाँ हाँ, ठीक है, ध्यान रखो। सर पहले फिजिक्स ही पढ़ाइए। हाँ हाँ, और कोई बात, और कोई बात है तो बता। सर पहले केमिस्ट्री शुरू करिए। हाँ हाँ, साड़ी की दुकान खरीदने आओ, साड़ी वाड़ी, ये वाली नहीं वो वाली दिखाओ, वो वाली नहीं ये वाली दिखाओ, ठीक है। तो हम लोग आपको एक होमवर्क ये दे रहे हैं कि आज जाना और क्लास 6, 7, 8, 9th और 10th, इसमें बायो की कौन कौन से चैप्टर हैं, इसको आप अलग कर सकते हैं क्या। क्लास 6 से लेकर के 10th तक बायो के जो चैप्टर हैं उन्हें आप अलग करके सीख लीजिए कि भाई ये पहचान हो जाए कि इसमें बायोलॉजी के चैप्टर कौन है। तो जब ये समाप्त हो जाएगा क्लास 6 to 10th और आगे चल के 11th और 12th, जब हम बायोलॉजी कवर कर लेंगे उसके बाद हम आएंगे फिजिक्स पर। और फिजिक्स के साथ भी यही कहानी दोहराएंगे कि फिजिक्स हमें पढ़नी है, तो क्लास 6 के जितने चैप्टर फिजिक्स के हैं, क्लास 7th में जितने चैप्टर फिजिक्स के हैं, क्लास 8th में जितने चैप्टर फिजिक्स के हैं, क्लास 9th में जितने चैप्टर फिजिक्स के हैं, और क्लास 10th में जितने चैप्टर फिजिक्स के हैं, और आगे चल करके जो 11th और 12th हैं उसमें जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है उसको हम कवर करेंगे। तो इस तरह से हमारा बायोलॉजी का एक तरफ कवर हो गया, ठीक। फिर हमारा फिजिक्स का कवर हो गया, ठीक। तो हमारा ये पार्ट 1 हो गया बायोलॉजी, पार्ट 2 क्या हो गया, फिजिक्स। और फिर यही तरीका अपनाएंगे केमिस्ट्री के लिए कि क्लास 6 में केमिस्ट्री के कितने टॉपिक, क्लास 7th में केमिस्ट्री कितने टॉपिक, क्लास 8th में केमिस्ट्री कितने टॉपिक, क्लास 9th में कितने टॉपिक, क्लास 10th में कितने टॉपिक, या 11th और 12th में जो मायनेपूर्ण है वो कितने टॉपिक हैं, इनको हम पार्ट 3 में शामिल करेंगे। तो प्लान यही है कि कुछ ऐसा डिवाइड किया जाए और हम एक साथ बायोलॉजी पढ़ें, एक साथ फिजिक्स पढ़ें, और एक साथ क्या करें, केमिस्ट्री के बारे में समझें। यानी क्लास 6 to क्लास 10th ऑल चैप्टर बिलोंगिंग टू बायोलॉजी, ऑल चैप्टर बिलोंगिंग टू फिजिक्स, ऑल चैप्टर बिलोंगिंग टू केमिस्ट्री, इनको हमें एक साथ कवर करना है। इससे हमारा बायोलॉजी का चैप्टर फाइनल होगा, इससे हमारा फिजिक्स का चैप्टर फाइनल होगा, इससे हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर फाइनल होगा, और एज ए यूपीएससी स्टूडेंट हम इसे कवर कर पाएंगे। बच्चों की तरह पढ़ना नहीं है। बच्चे कैसे पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे क्लास 6 पढ़ लिए, अब उसमें कुछ चैप्टर देखो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, फिजिक्स का एग्जाम्पल है। एक टॉपिक है ऑप्टिक्स, आई थिंक आपने सुना होगा, जिसे कहते हैं प्रकाश। ये एसी बंद करने में, एसी बंद कर देना, ऑप्टिक्स या प्रकाश। तो ऑप्टिक्स या प्रकाश की अगर चर्चा करें तो आपको बताऊं मैं, क्लास 7th में भी ऑप्टिक्स है, क्लास 8th में भी ऑप्टिक्स है, क्लास 9th में भी ऑप्टिक्स है, और क्लास 10th में भी ऑप्टिक्स है। अब जरा सोचो कि क्लास 7th में अगर मैं ऑप्टिक्स पढ़ लिया होता एक महीना पहले, तो फिर हमें मिलता कि वही टॉपिक कहाँ, क्लास 8th में, क्लास 9th में। तो हमें क्या करना है, इन सभी चैप्टर को एक साथ कवर कर लेना है कि क्लास 7th में थोड़ा सा, यहाँ पर जो क्लास 7 के बच्चों का पढ़ाने का तरीका थोड़ा छोटा होगा, इसमें कम लिखा होगा, क्लास 8th में थोड़ा लेवल और ऊंचा होगा, क्लास 9th का लेवल और ऊंचा होगा, और क्लास 10th का लेवल और ऊंचा होगा। चूंकि आप इन सब परीक्षाओं को पढ़ चुके हैं, आपका लेवल ऑलरेडी ऊंचा ही है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आप इसको भी पढ़िए, यहां भी पढ़िए, यहां भी पढ़िए, और यहां भी पढ़िए। तो हम एक चैप्टर जो कि क्लास 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी और 10th में है, बस उनके लेवल थोड़े ऊपर ऊपर होते गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्टिक्स निकालेंगे और टॉपिक ढूंढेंगे कि भाई इसमें टॉपिक कहाँ कहाँ है। यानी पूरी एनसीईआरटी की किताब को एकदम समराइज करेंगे, पूरी एनसीईआरटी किताब को 1 to 1 पूरा एकदम दिमाग में लेके चलेंगे। क्लास 6 में यहाँ ऑप्टिक्स, 7th में वहाँ, 8th में वहाँ, 9th में वहाँ, और एक अपना नोट्स बनाएंगे। अपना नोट्स जो होगा उसे कहेंगे एनसीईआरटी जिस्ट। क्या बोल देंगे, एनसीईआरटी का जिस्ट तैयार करेंगे, है ना। और इसी जिस्ट को बस आप दोहरा लीजिए।
बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा बेस आपको समझ में आया? हमारा बेस इसलिए समझ में आया क्योंकि ये यूपीएससी के लिए है। हम इसी तरीके से पढ़ेंगे जो हमने तरीका बताया। आज आपको मैं जो होमवर्क दिया हूं उसको ध्यान रखिए। आज बस आज जाइए, किताबें होंगी तो ठीक है, अगर किताबें नहीं है तो आप ऑनलाइन कर लीजिए उसे। आप बायोलॉजी के चैप्टर अलग कर लीजिए, आप फिजिक्स के चैप्टर अलग कर लीजिए, और आप केमिस्ट्री के चैप्टर क्या करिए, अलग कर लीजिए। तो जब ये चैप्टर अलग हो जाएंगे तो आप टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर देंगे। ये आपके लिए बेहद आवश्यक हो जाएगा, है ना। नोट्स बनाने में मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। और हमने ये जो तरीका इजाद किया है ये खास करके यूपीएससी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। हमारा उद्देश्य है कि आप यूपीएससी के आधार पर ही पढ़ें, आप ना कि बच्चों की तरह पढ़ें। उम्मीद है आप इससे सहमत होंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ये होमवर्क कर सकते हैं अपने घर पर जा करके। तो इनमें से खुद के नोट्स बनाना पड़ेगा, हाँ अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। एनसीईआरटी पुस्तकें अपने पास जरूर रखनी पड़ेंगी, लेकिन एनसीईआरटी के नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। तो ये तरीका है, उम्मीद है इस तरीके के आधार पर हम लोग कवर करेंगे। अब सवाल आता है कि नई एनसीईआरटी लें कि पुरानी, ध्यान रखिएगा। तो जो भी बाजार में है, हम साइंस के लिए न्यू एनसीईआरटी रिकमेंड करते हैं, है ना। तो आप नई ही लीजिए, पुरानी मत लीजिए, क्योंकि पुरानी से कोई मतलब नहीं है। साइंस ऑलरेडी अपडेटेड मामला है ना। और जब अपडेटेड है तो इसमें हमें अपडेट पढ़ना होगा, ना कि पुराना। तो आप नई लीजिए, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, इसके अलावा और कोई अगर सवाल है तो, और जीएस के विषय आप इसे क्यों पढ़ेंगे, ध्यान देना। अब मान के चलो कि आपने बायोलॉजी कवर कर ली, किसके साथ, एनसीईआरटी के साथ, है ना। आपने फिजिक्स कवर कर लिया एनसीईआरटी में, आपने केमिस्ट्री कवर कर ली एनसीईआरटी में। तो जब आपका ये बेस तैयार हो जाएगा ना, और विषयों पर भी मजबूती मिलेगी। जैसे मान के चलो आपका एनसीईआरटी तैयार हो गया, आपको पढ़ना है जियोग्राफी। क्या पढ़नी है? जियोग्राफी पढ़नी है। अब आप जियोग्राफी तभी समझ पाएंगे जब आप मान के चलो कि ज्योग्राफी में आप भूकंप पढ़ना चाहते हैं, है ना, या अर्थ क्विक के बारे में। तो भूकंप में तरंगे निकलती हैं या वेव निकलते हैं। तो आप वेव में आप तभी समझ पाओगे जब आपकी यहां पर फिजिक्स मजबूत होगी। बात को समझिएगा। तो दे रहे हैं या नहीं? अच्छा, मैं कह दूं नहीं तो क्या कर लोगे? ध्यान रखो, अभी पहला दिन है। पीडीएफ नोट्स मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, यही पर्याप्त है ना। बाकी किताबें आपके पास हैं, किताबें पढ़िए, अपना नोट्स जरूर बनाना। इतनी मेहनत कर लेना, टेक्नोलॉजी कैसे होगा, एनसीईआरटी में टेक्नोलॉजी शामिल नहीं होता, उसको आपको मुझसे ही पढ़ना होगा, ये सच्चाई है। केवल एनसीईआरटी पढ़ के टेक्नोलॉजी नहीं हो पाता है, ठीक। तो पीडीएफ मिलेगा, ये पीछे का बोर्ड वाला पीडीएफ मिल जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, जो हम पढ़ाएंगे वो प्रिंट आउट मिलेगा, जो भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको पक्का बता दूं, एकदम सही बात बता दूं कि भाई यार देखो, पढ़ाई कर लेना, मजाक मत करना। और पढ़ाई करने का एक ही तरीका है कि जो मास्टर पढ़ा रहा हो उसका अपनी कॉपी लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, है ना। इतनी मेरी बात अगर मान लोगे तो बेहतर होगा, और नहीं मानोगे तो भैया आप ही जानो, आपका काम जाने, हमारा क्या है। मैं एक दो ढाई महीने पढ़ाऊंगा, मैं बता दूंगा मेरा संपन्न हुआ, आप कहोगे मेरा भी संपन्न हुआ, जयराम जी की यही हो जाएगा। तो कहते हैं जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते। अम्मा बाबू या माता पिता या भगवान ने मौका दिया है, तो वो मौका लिख कर ही पढ़ना तो बेहतर होगा। प्लीज किसी भी तरह का कोई भी नोट्स या पीडीएफ मत मांगना, ठीक है। आपको यही मेरी सलाह है, मिले तो भी मत लेना, आपको मेरी यही सलाह है। हमारे लिए वही छात्र सम्मानीय है जो खुद का नोट्स बनाता है और अपने आधार पर तैयारी करता है। ध्यान देना इस चीज को। नोट्स पीडीएफ दोबारा इस क्लास में उठना नहीं चाहिए। मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, ठीक है। क्लास पर ध्यान देना। अगला, तो मैंने कहा कि एनसीईआरटी पढ़ करके आप, साइंस पढ़ करके आप ज्योग्राफी कनेक्ट कर सकते हैं। आप साइंस की एनसीईआरटी पढ़ के पॉलिटी समझ सकते हैं। भाई कई प्रकार की, जैसे मान के चलो कि डीएनए रेगुलेशन बिल आ गया। अब डीएनए रेगुलेशन बिल सरकार लेकर के आ रही है। तो अगर ये बिल सरकार लेकर के आ रही है तो बिल तो है एक पॉलिटी, लेकिन डीएनए क्या है? डीएनए एक तरीके से साइंस है ना।
तो साइंस आना चाहिए। तो जो एनसीईआरटी है वो अदर जीएस के सब्जेक्ट पर भी साइंस की एनसीईआरटी रोल देती है, यानी कि आपके अंदर वैज्ञानिक जो साइंटिफिक थॉट है उसका विकास करती है। तो साइंटिफिक जो थॉट है उसे विकसित करना है तो हमें विज्ञान की एनसीईआरटी को बहुत ही क्लियर पढ़ना होगा, स्पष्ट पढ़ना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको समझाऊं कि ये तो बैच का मामला है कि कैसे सवाल बने, उन सवालों को देख लीजिए। ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 की है और इधर कई सारी एनसीईआरटी हैं इसी तरीके के कवर पेज में आपको मिलेंगी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सवाल जरा देखना कि आईएएस की परीक्षा में प्रश्न कैसे आए और कहां से आए। एक सवाल अपने पास है कि निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, यानी कि व्हिच एग्जांपल इज द केमिकल चेंज, कौन सा एग्जांपल है। ये यूपीएससी में सवाल पूछा गया, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, बर्फ का गलना और दूध का अस्कंदन, और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर एक टॉपिक है और ये टॉपिक है एनसीईआरटी में फिजिकल एंड केमिकल चेंज करके। अब जरा सोचिए कि जो यूपीएससी ने सवाल पूछा है उसने क्या पूछा कि केमिकल चेंज किस किस के एग्जाम्पल हैं इसमें, NaCl का क्रिस्टल बन जाना, बर्फ का गलना या दूध का स्कंदन होना, यानी कि दूध से दही का बनना। सेम चीजें यहां पर लिखी गई हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज से। जब आप ये टॉपिक पढ़ते तो इस टॉपिक को पढ़ करके आप यूपीएससी के ये सवाल बहुत सावधानी पूर्वक लगा सकते थे। इसमें उत्तर केवल 3 होगा, यानी कि दूध का स्कंदन ही केमिकल चेंजेज है। अब एक और सवाल, जीवन की मौलिक इकाई जिसे हम सेल कहते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ या सेल। अब जरा देखना, इसमें लिखा है, ये 2020 का एक सवाल है यूपीएससी में, कि पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती हैं और प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा, उसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में, मतलब सेल के बारे में सवाल पूछा गया है। और सेल के बारे में जब सवाल पूछा गया तो यही टॉपिक आपके लिए कहां पर है, एनसीईआरटी में दिया गया है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। तो जब आप कोशिका का टॉपिक पढ़ लेंगे एनसीईआरटी में तो ये सवाल लगाना बेहद आसान हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे ही ध्यान देना। एक और सवाल पूछा गया, ये भी है, ये यूपीएससी का सवाल है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। बीमारियों के बारे में हीनता की सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट्स होता है, लेकिन ई से रात्रि अंधता तो नहीं होती। यहाँ पर आप क्लास 6-7 की एनसीईआरटी में पढ़ना शुरू कर देंगे कि ए है जिससे दृष्टिहीनता यहाँ पर लिखी गई है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन B1 है, डी है। तो क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी का सवाल पूछ लिया आईएएस ने। अब जरा सोचो कि इतना बेहतर एग्जाम्पल और इतना बेहतर सवाल यूपीएससी पूछ रहा है ना। तो अब आप कैसे कर सकते हो, इसे बहुत सावधानी से कवर कर सकते हैं कि विटामिन डी रिलेटेड टू द स्कर्वी, विटामिन सी रिलेटेड टू द स्कर्वी, विटामिन डी रिलेटेड टू द रिकेट्स, विटामिन ई रिलेटेड टू द नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस स्पेशली रिलेटेड टू द विटामिन ए, ई से रिलेट नहीं करता ये। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा सही है, करेक्टली मैच्ड कौन कौन सा है। तो यहाँ पर जो करेक्टली मैच्ड है वो केवल सी और डी है, यानी कि 1 और 2। तो विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी इज अ राइट आंसर, ये ध्यान रखना है। तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में सारी बातें दी गई थी। एक और सवाल आया, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार किस पर करना है, यहाँ पर बर्ड लिखा है, यहाँ पर डस्ट लिखा है, और ये एयर है, हवा है बहती हुई, और ये रेन है। अब ये कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन से प्लांट डिडीज फैला सकते हैं। सवाल है कि बर्ड्स हैं और डस्ट है, रैन है और एयर है, इसमें से ऐसा कौन सा है जो प्लांट डिडीज दे सकता है, पादप रोग फैला सकता है। तो जब आप यहाँ पर पढ़ते एक टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पादपों में, देख भाई अंग्रेजी में है नहीं ये लिखा, तो इधर भी अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, शांत हो जाओ अंग्रेजी वालों, ठीक। दोनों बातें अंग्रेजी में ही तो लिखी हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट उर्दू में लिखा है। तो क्लियर हुआ, यहाँ पर जो पॉइंट हमने दिया कि बर्ड्स हैं, रेन है, डस्ट है और बहती हुई हवा या एयर है। ये 4 विकल्प आपके पास हैं ऑप्शन। इसे पूछा गया कि व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट डिडीज, कौन से प्लांट डिडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप यहां से तब इसको लगा पाते जब आप न्यूट्रिशन इन प्लांट टॉपिक पढ़ लेते। इसी टॉपिक से रिलेट करता हुआ यह सवाल पूछा गया जो कि आईएएस का सवाल था, ठीक है ना। अगला जो सवाल देखते हैं, एक प्रश्न आया कि निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, और बीज हैं, मधुमक्खी हैं, और बर्ड्स हैं, है ना। ये बैट्स हैं और ये बर्ड्स हैं और ये बीज है, यानी कि ट्रिपल बी का सवाल है।
और कौन से परागकारी हैं, यानी कि ऐसे कौन से हैं जो पोलिनेशन करने का प्रयास कर रहे हैं या परागकरण करते हैं। तो जब आप पोलिनेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर है पौधों को जानिए, है ना, नो योर प्लांट्स। अपने पौधों को जब जानेंगे तो यहाँ पर पौधों के बारे में, उनका जो पोलन प्रोसेस होता है वो समझाया जाता है कि पौधे कैसे परागकण करते हैं, कैसे पौधे पोलिनेशन करते हैं, उनका सेल्फ पोलिनेशन कैसे होता है, पौधों में क्रॉस पोलिनेशन कैसे होते हैं। ये तमाम बातें इस टॉपिक में सिखाई जाती हैं। जब यहाँ पर हम सीखते हैं तो यहाँ पर उत्तर लगा सकते हैं कि चाहे चमगादड़ हो, चाहे पक्षी हो, चाहे बीज हो, ये सारे के सारे पोलिनेशन करने में सक्षम है ना। तो ये सवाल यूपीएससी लगभग इसी स्टैंडर्ड के सवाल वो पूछता रहता है। इसमें सारे के सारे योग्य हैं, सक्षम हैं, जो पोलिनेशन कर सकते हैं। पीसीएस की परीक्षा में, अब मैंने आईएएस के दो चार दिखा दिए, दो चार पीसीएस के देखना। पीसीएस की परीक्षा में एक सवाल आया कि कार चलाते समय जो साइड मिरर होता है ना, साइड मिरर, वो किस प्रकार के मिरर का इस्तेमाल होता है। वो चाहे उत्तल दर्पण है या कॉन्वेक्स मिरर है, इसका इस्तेमाल करते हैं, या कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, या प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कोई नहीं। अभी बड़ा शानदार क्वेश्चन है ना। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ से एक टॉपिक है ऑप्टिक्स, ये टॉपिक दिया गया है ना, तो ऑप्टिक्स में कवर किया गया है। अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको चाहे वो कार के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगता है, कौन सा मिरर है साइड मिरर, ये सबको पता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति से बता सकता है कि बेसिकली जो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होगा। तो कॉन्वेक्स जो मिरर है वही कार के साइड मिरर के तौर पर या बैक मिरर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये छोटे छोटे सवाल आपके सामने हैं, इनको समझिएगा। एक और प्रश्न आपको मैं दिखाऊं कि कौन से आए। तो पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनल्स कोशिका का पावर हाउस है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है। तो ये आप सोचो, ये बहुत छोटा सवाल। तो जब आप सेल पढ़ते कोशिका को, तो यहीं पर आप देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया दी गई है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप भली भांति समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार से पावर हाउस है। तो ऐसे ही छोटे छोटे सवाल, वो चाहे फिजिक्स के हों चाहे केमिस्ट्री के हों, वो आपको एग्जाम में आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सवालों की जो गुंजाइश है वो दिखी होगी, आपको समझाया गया होगा, है ना। और इसके आधार पर आप ये जान गए हैं कि चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो या आईएएस की परीक्षा हो, कैसे आपको कवर करना है। तो कुल मिलाकर के मैं फिर से आपको वही बातें दोहरा दूं कि हम लोग आज, चूंकि आज का सत्र बहुत छोटा सा है, केवल सीखने भर का है, आपको वही होमवर्क है कि आप घर जाइए और एक काम करिए कि जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर हैं क्लास 6 to 10th, इनको एक बार डिस्टिंग्विश कीजिए, इनको कवर करिए कि इसमें कौन कौन से बायोलॉजी के हैं। दूसरा, फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर हैं क्लास 6 to 8th 10th तक देख लीजिएगा। और तीसरा, केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर हैं क्लास 6 to 10th के, इनको हम अलग कर लेंगे। और एक साथ पहले हम बायोलॉजी कवर करेंगे, दूसरा एक साथ फिजिक्स कवर करेंगे, और तीसरा एक साथ केमिस्ट्री कवर करेंगे। फिर से मैं आपको आश्वस्त कर दूं, है ना, कि हम दोनों भाषाओं का पूरा इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ हिंदी लिखा रहेगा, एक तरफ अंग्रेजी लिखा रहेगा पीपीटी में। समझाते समय हिंदी में समझाएंगे, टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी की इस्तेमाल करेंगे। भाई आज पढ़ा नहीं रहा था, थोड़ा धैर्य रख लिया करो। पढ़ाते समय हम टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की इस्तेमाल करेंगे और हिंदी की भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये तमाम हमारा उद्देश्य होगा। तो उम्मीद है कि आप इन पुस्तकों से थोड़ा खेलेंगे। बिना किताबों के उतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि होना चाहिए, है ना। हाँ, सबके लिए यूजफुल होगा। एनसीईआरटी एक तरीके से बहुत ज़्यादा मायनेपूर्ण है कि पढ़ना नहीं है, खाली किताब ढूंढना है, टॉपिक ढूंढने। सेल कोशिका होती है, कोशिका फिजिक्स नहीं है, ये सबको पता है। ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है ना। अ, ये बात गलत है कि आप पढ़ाओ फिर भी बुक पढ़नी पड़े। मत पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा, मेरा ही पढ़ लो। किताब पढ़ने के लिए इसलिए मैं प्रेरित करता हूँ कि आप जितना पढ़ोगे उतना मेंस में लिख पाओगे, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखा करो, हम आपके लिए जहर नहीं बोएंगे, हम आपके बहुत ज़्यादा शुभचिंतक हैं। हाँ, एससीईआरटी हम कवर कर लेंगे, आपको नहीं करनी है। जब मैं क्लास लेता रहूंगा ना तो एससीईआरटी उसी में हम कवर कर लेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें यूपीएससी के भी छात्र बैठे हैं, इसमें हर स्तर के छात्र हैं। तो मैं तो वही बात बताऊंगा ना। आपके लिए मैं कह दूं कि सचिव वैद गुरु तीन जो बोल ही भय प्रिय आस, राज धर्म तन तीन के हो ही बैगही नास। हम गुरु हैं,
हम आपके भय में तो नहीं बोल सकते ना कि मीठा मीठा बोल करके आपको बता दें कि अरे बहुत अच्छा है। आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो किताबें अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन फ्री में मिल जाता है, आपको खरीदना नहीं है ना। ऑनलाइन फ्री मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। बाकी कल से मुलाकात करते हैं और बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। कल मैं अपनी एक प्लानिंग आपको समझा दूंगा और बायोलॉजी के टॉपिक आपको कवर करता चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।